Good morning. So today we are going to discuss regarding the ectopic pregnancies. Ectopic pregnancy ये भी एक हेमरेजेस इन अर्ली प्रेगनेंसी का केस है. इससे पहले हमने अबॉर्शंस के बारे में डिस्कस किया था. अभी ये जो दूसरा सिनेरियो है दैट इज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ठीक है. तो एक्टोपिक का वर्ड का मीनिंग क्या है? एक्टोपिक मीन्स ऐसी प्रेगनेंसी जो अपने नॉर्मल प्लेस पे ना होकर के कहीं और होती है. ठीक है. उसको हम क्या कहेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी. यानी कि इन प्रेगनेंसीज में जो इम्प्लांटेशन है वो नॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट पे ना होकर के कहीं और किसी और जगह पे होती है. तो वो प्रेगनेंसीज कौन सी प्रेगनेंसीज होती हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होती हैं. तो एक्टोपिक डिसाइड करने के लिए पहले तो ये पता हो कि नॉर्मल प्लेसेंट इम्प्लांटेशन साइट कौन सी है. कौन सी है? एम्पुला. यूट्राइन कैविटी में भी कहाँ पे? हाँ, इट इज इन द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस ओवर द एंटीरियर वॉल और द पोस्टीरियर वॉल. अगर इन दो जगहों को छोड़ करके कहीं पे भी अगर और इम्प्लांट होता है सो दैट प्रेगनेंसी इज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ठीक है. तो मीनिंग समझ आ गया. चलो अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की कि कौन कौन से टाइप्स की एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती हैं. इसके जो टाइप्स हैं वो बेस्ड हैं इसकी इम्प्लांटेशन साइट पे. किस पे बेस्ड है? इम्प्लांटेशन साइट पे. कि जहां पे भी ये इम्प्लांट होगा उसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी का टाइप कहते हैं. ठीक है. तो इसको हम टाइप्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसीज भी कह सकते हैं या साइट ऑफ इम्प्लांटेशंस इन एक्टोपिक प्रेगनेंसीज भी कह सकते हैं. ठीक है. या तो टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी या साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी. तो अब हम देखते हैं कि किस किस साइट पे ये इम्प्लांट हो सकता है. तो सबसे पहला जो साइट आता है यहाँ पे दैट इज द ट्यूबल साइट. कौन सी साइट? ट्यूबल साइट, या इसको हम कहेंगे ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी. और ट्यूबल मींस फैलोपियन ट्यूब. किसकी बात कर रहे हैं हम? फैलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं. ठीक है. अगर इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाएगी आपकी ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ठीक है. इट इज द मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी. जितनी भी एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हैं उसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो कौन सी होती है? ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी. कितने परसेंट? 98.5% केसेस जो हैं वो किसके होते हैं? ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के होते हैं. ठीक है. चलो अब फैलोपियन ट्यूब तो काफी बड़ी है. कितनी बड़ी है? हाँ. ठीक है. कितने पार्ट्स हैं इसके? 4 पार्ट्स हैं. तो उनमें भी कहीं पे भी ये चीज हो सकती है. तो पार्ट्स के हिसाब से इसको फिर से हम 4 टाइप्स में या 4 साइट्स में इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. ठीक है. चलिए सबसे पहला अब हम यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखेंगे वो फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स की सीक्वेंस के हिसाब से नहीं लिखेंगे. हम लिखेंगे कौन सा कॉमन है वो सबसे ऊपर, उसके बाद उससे कम कॉमन, उसके बाद उससे कम, सबसे रेयर वाला. ठीक है. तो सबसे पहला जो ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है दैट इज या दैट हैपन्स इन एम्पुला. दैट हैपन्स इन एम्पुला. यानी कि वैसे तो ट्यूबल प्रेगनेंसीज सबसे कॉमन है लेकिन ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसीज में भी एम्पुलरी वाला जो पार्ट है वहां पे सबसे ज्यादा इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं. ठीक है. चलिए एम्पुला क्यों? 2 रीजन है. पहला, एम्पुला इज द प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑल्सो. फर्टिलाइजेशन भी यहीं पे होता है एंड वाइड पार्ट भी है. ठीक है. तो इन दोनों वजह से एम्पुला में एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के स्टैब्लिश होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं. तकरीबन 55% केसेस जो हैं वो एम्पुलरी एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के होते हैं. ठीक है. सेकंड पार्ट जो आता है आपका दैट इज इस्थमस. सेकंड पार्ट इज द इस्थमस. थर्ड इनफंडिबुलम. and the last one is
स्टीशियल, दूसरा नाम इंट्राम्यूरल, है ना, इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल, ठीक है। चलिए, यानी कि एम्पुलरी पार्ट में सबसे ज्यादा चांसेस है, उससे कम इस्थमस में, उससे कम इन्फंडिबुलम में, और सबसे कम इंटरस्टिशियल एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के, ठीक है। परसेंटेज हमने केवल एम्पुला की लिखी है, बाकी आपको याद यही रखना है कि ट्यूबल के केसेस सबसे ज्यादा है, और ट्यूबल में भी जो मोस्ट कॉमन साइट है दैट इज एम्पुलरी पार्ट। क्लियर? चलिए, ये तो बात हो गई इंसिडेंसेस की। अब हम बात करते हैं कि किस रीजन में या किस पार्ट में फीटस की सर्वाइवल एज कितनी है, यानी कि किस पार्ट में कितने वीक्स तक फीटस सर्वाइव करता है। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं हम लॉन्गेस्ट सर्वाइवल की। किसकी? लॉन्गेस्ट सर्वाइवल की। लॉन्गेस्ट सर्वाइवल इंटरस्टिशियल पार्ट में देखने को मिलता है। कौन से पार्ट में? इंटरस्टिशियल वाले पार्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्रॉस कर जाए, यानी कि यहाँ पे जेस्टेशनल एज 12 to 16 वीक्स तक हो सकती है। कहां तक हो सकती है? 12 to 16 वीक्स तक, ठीक है। लेकिन गंदी बात क्या है कि इसके जो चांसेस है वो सबसे कम होते हैं, लेकिन इसका सर्वाइवल जो है वो कैसा है? सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट सर्वाइवल, ठीक है। रीजन क्या है लॉन्गेस्ट सर्वाइवल का? आगे जब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे तो उसमें क्या होता है, आप सबको पता है कि जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है तो इम्प्लांट वॉल के अंदर होता है, यूट्राइन वॉल के अंदर इम्प्लांट होता है, ठीक है। तो अगर फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो रहा है तो वो तो वहां पे भी फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही वॉल की ट्यूब की वॉल के अंदर ही इम्प्लांट होगा। उसके बाद फिर वो क्या करेगा? ग्रो करेगा। तो यूट्राइन वॉल जो होती है वहां पे तो मस्कुलर पार्ट काफी बड़ा होता है, मसल्स बहुत ज्यादा होती है, तो उसको स्पेस भी प्रोवाइड करती है और उस स्ट्रेचिंग को टॉलरेट भी करती है। लेकिन फेलोपियन ट्यूब की वॉल कंपैरेटिवली पतली होती है, मसल पार्ट कम होता है, तो उसका जो स्ट्रेचिंग है, उसका जो एक्सपेंशन है, वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, और या तो वो अबॉर्ट हो जाता है या उस फेलोपियन ट्यूब को रप्चर कर देता है। समझ आया? अब इन चारों में से जिसका मसल पार्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, लॉन्गेस्ट सर्वाइवल वहीं पे होगा। ये ऑब्वियस सी बात है, जब मसल्स पे ही सारी चीज डिपेंड है, तो जितना स्ट्रांग मस्कुलर पार्ट होगा सर्वाइवल भी उतना ही लॉन्गेस्ट होगा। इन चारों में इंटरस्टिशियल पार्ट ऐसा पार्ट है जो यूट्रस से क्या होता है? अटैच होता है। यूट्रस से क्या होता है? अटैच होता है, यानी कि इस पार्ट में फेलोपियन ट्यूब की वॉल की मसल्स का सपोर्ट भी है और थोड़ा बहुत यूट्रस की मसल्स का सपोर्ट भी है। दैट्स व्हाई इन द इंटरस्टिशियल पार्ट देयर इज द लॉन्गेस्ट सर्वाइवल ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। समझ आ गया? बाकी सब में चूंकि केवल फेलोपियन ट्यूब की वॉल्स का सपोर्ट है, तो वहां पे सर्वाइवल कम वीक्स का होता है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं एम्पुलरी पार्ट में सर्वाइवल कितना होता है, जो कि हमारा मोस्ट कॉमन साइट है, दैट इज 6 to 8 वीक्स। 6 to 8 वीक्स, 8 to 12 है, सॉरी 6 to 8 नीचे वाले में है, 8 to 12 वीक्स, और इस्थमस वाला जो पार्ट है दैट इज 6 to 8 वीक्स, ठीक है। सबसे कम इस्थमस, उसके बाद एम्पुला, और लॉन्गेस्ट सर्वाइवल की बात करें तो किसका है? इंटरस्टिशियल पार्ट का। तो दो तीन चीजें हैं छोटी छोटी जो यहाँ पे आ गई। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एम्पुला, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से समझना है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सो दैट इज एम्पुला। क्लियर? The longest survival site in the fallopian tube is the interstitial. Clear? ये चारों चीजें समझ आ गई। तो ये तो बात हुई किसकी? पहली एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दैट इज द ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब हम आते हैं सेकंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी या सेकंड साइट जो होगा वो होगा ओवरी, ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी।
ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है, जो जाइगोट बना है फर्टिलाइजेशन के बाद, वो फेलोपियन ट्यूब से निकल के, मतलब जाना उसको यूट्रस की तरफ चाहिए था, लेकिन उधर की तरफ ना जाकर के इनफंडिबुलम की तरफ आता है, वहां से बाहर निकलता है और किसके ऊपर जाके इम्प्लांट हो जाता है, ओवरी के ऊपर इम्प्लांट हो जाता है। दिस इज द ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब इसके बारे में एक चीज आपको याद रखनी है, इट इज द मोस्ट कॉमन नॉन ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। किस टाइप का है, नॉन ट्यूबल। मोस्ट कॉमन ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी एम्पुला, मोस्ट कॉमन नॉन ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज ओवेरियन। क्लियर, बस एक ही चीज याद रखनी है। थर्ड, एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। थर्ड कौन सा है, एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। यानी कि फेलोपियन ट्यूब से बाहर आया है जाइगोट, और वो ओवरी पे इम्प्लांट ना हो करके एब्डोमेन में कहीं पे इम्प्लांट हो गया है, तो वो क्या कहलाएगा, एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब आके ये इंट्रा पेरिटोनियम भी हो सकती है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियम भी हो सकती है, वो आगे की चीज है, बट दिस इज इनफ। तो समझ आ गए, ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड द एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। These three are the एक्स्ट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। ये यूट्रस से बाहर की हैं तीनों, तो हम इनको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। क्लियर। सो एक्स्ट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसीज तीन तरह के हो सकते हैं, ट्यूबल, ओवेरियन, एब्डोमिनल। ट्यूबल आपके चार तरह के हो सकते हैं, एम्पुलरी, इस्थमस, इनफंडिबुलम, इंटरस्टिशियल, ठीक है। एम्पुलरी ये मोस्ट कॉमन साइट है, सर्वाइवल इसका 8 to 12 वीक्स तक का होता है, और इंटरस्टिशियल जो है वो लीस्ट कॉमन साइट है, ठीक है। लीस्ट कॉमन साइट फॉर द ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, least common site for the tubal ectopic pregnancy, it is the interstitial, but here the survival age is the longest and that is 12 to 16 week, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे हमने एक्स्ट्रा यूटेराइन देखा, ऐसे अब हम देखेंगे यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। कौन सी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसका मतलब क्या है, इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर है, बट स्टिल इट इज ए केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि पूरा यूट्रस नॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट नहीं है, केवल अपर सेगमेंट है, और उसमें भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल। अगर ये इम्प्लांटेशन कॉर्नुआ पे होता है तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ठीक है। सर्विक्स वाले पार्ट पे होता है तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो इसीलिए हमने इसको कहा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। ये थे सारे एक्स्ट्रा यूटेराइन, अब हम देखेंगे यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसीज में सर्वाइकल हो सकती है, यानी कि जो सर्विक्स पे होगा, ठीक है। ये कॉर्नुअल हो सकती है, जो कॉर्नुआ पे होगा, कॉर्नुआ यू नो, कॉर्नुआ क्या है, हाँ, जहां से फैलोपियन ट्यूब उसको अटैच होती है। एंगुलर हो सकती है, सिजेरियन, स्कार पे हो सकती है, ठीक है। कोई प्रीवियस एलएससीएस हुआ है तो उस एलएससीएस का क्या बनेगा, स्कार बनेगा। और स्कार कहाँ पे होता है,
यूट्रस के किस सेगमेंट में होता है? लोअर सेगमेंट में, जैसा कि उसके नाम में है LSCS, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। तो ये स्कार भी कहां पे होगा? लोअर सेगमेंट पे। और स्कार जो है वो अगर उस स्कार पे जाकर के ये इम्प्लांटेशन होती है तो इसका मतलब वो इम्प्लांटेशन लोअर सेगमेंट पे हो रही है। सो दैट्स आल्सो ए केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। ठीक है। सिजेरियन स्कार is the least common site for ectopic pregnancy। इस लाइन में मैंने कहीं भी ट्यूबल, नॉन ट्यूबल इस तरह के वर्ड्स काम में नहीं लिए। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें सो सिजेरियन स्कार इज द लीस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज एम्पुला। समझ आ गया? अगर क्वेश्चन में फेलोपियन ट्यूब और एम्पुला दोनों दिए हो तो एम्पुला को ही टिक करना है, इट इज मोर क्लोजर। ठीक है। फिर अगर ट्यूबल और नॉन ट्यूबल के हिसाब से देखेंगे तो फिर से आंसर चेंज हो जाएंगे। विच इज द मोस्ट कॉमन ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी? एम्पुला। विच इज द मोस्ट लीस्ट कॉमन ट्यूबल ectopic pregnancy? Interstitial. Which is the most common non-tubal ectopic pregnancy? Ovarian. समझ आ गए चारों पांचों पॉइंट? This is the types or the sites of implantation in the ectopic pregnancy. Clear? चलिए अब देखो, यहाँ पे इतने सारे टाइप्स हैं लेकिन हमें सारे स्टडी नहीं करने। We will discuss only about the ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, विच इज द मोस्ट कॉमन। ठीक है। तो ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसकी डेफिनेशन वगैरह तो हम सब देख चुके हैं। अब हम इसके देखते हैं रिस्क फैक्टर्स या इटियोलॉजीज क्या हैं। ठीक है। एग्जैक्ट इटियोलॉजी तो हमेशा गायनी में अननोन ही रही है, केवल इसके रिस्क फैक्टर्स पे हम काम करते हैं, रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। सो यू विल नोट डाउन साल्पिंजाइटिस, साल्पिंजाइटिस मीनिंग, हाँ, अगर फेलोपियन ट्यूब्स में कोई इन्फ्लेमेशन है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। साल्पिंजाइटिस, पीआईडी, पीआईडी इज द pelvic inflammatory disease. Next, history of tubal ligation, history of tubal ligation, history of tubal reconstructive सर्जरी। अगर किसी तरह की कोई ट्यूबल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी पहले हुई है ना, तो अगर सर्जरी होगी तो स्कार बनेगा और उस स्कार पे इम्प्लांटेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, है ना। तो अगर इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हम देखें तो सबसे ज्यादा चांसेस जो होते हैं वो इन द केस ऑफ IUCD होते हैं, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में होते हैं सबसे ज्यादा चांसेस। ठीक है। उससे कम चांसेस होते हैं फिर POP। POP क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, दिस इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड।
लेकिन अगर आप ये पिल्स को यूज में लेते हैं तो ये क्या इंक्रीज करते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के चांसेस को बढ़ा देते हैं। इसके पीछे रीजन क्या देखा जाता है? इन पीओपीज में प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट है ना, प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट है। ये प्रोजेस्टेरॉन फैलोपियन ट्यूब की जो मोटिलिटी होती है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। और अगर फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, जो जाइगोट बना है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और उसी फैलोपियन ट्यूब में क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोजेस्टेरॉन इज इंक्रीजिंग द रिस्क फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। क्लियर? अब ऐसा नहीं है कि ये केवल पीओपीज में ही होता है, पीओपीज के अलावा जो प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांट्स हैं या प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस हैं उन केसेस में भी इसकी रिस्क इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर इज ऑल्सो ए रिस्क फैक्टर फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। नेक्स्ट, प्रीवियस इंड्यूस्ड अबॉर्शंस। प्रीवियस इंड्यूस्ड अबॉर्शंस, इन केसेस में भी ये हो सकता है। ट्यूबल एंडोमेट्रायोसिस, ट्यूबल एंडोमेट्रायोसिस, ठीक है, दो वर्ड्स हैं, एक तो ये लिखा है आपके सामने एंडोमेट्रायोसिस और दूसरा एंडोमेट्राइटिस, दोनों अलग हैं। ठीक है, एंडोमेट्राइटिस एंड एंडोमेट्रायोसिस, व्हाट इज द डिफरेंस? ये तो सिंपल है ना, इसमें तो वो लगाए, प्रत्यय लगाए, आइटिस, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। बट व्हाट इज दिस एंडोमेट्रायोसिस? बाहर की तरफ स्प्रेड होना। ठीक है, नॉर्मल हमने एनाटॉमी पढ़ी है, ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है इट शुड बी प्रेजेंट इन द यूट्राइन कैविटी, इट शुड बी प्रेजेंट इन द यूट्राइन कैविटी ओनली। ठीक है, लेकिन कई बार ये एंडोमेट्रियल टिश्यूज यूट्राइन कैविटी के बाहर भी स्प्रेड हो जाते हैं। बाहर कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं? फैलोपियन ट्यूब तक जा सकते हैं, ओवरी तक भी जा सकते हैं, उसके आगे एक्स्ट्रा पेरिटोनियम यानी कि एब्डोमेन में भी ये जा सकते हैं। तो वो जो केस होता है वो क्या कहलाता है? एंडोमेट्रायोसिस कहलाता है। वो केस क्या कहलाता है? एंडोमेट्रायोसिस। तो दिस एंडोमेट्रायोसिस ऑल्सो ए रिस्क फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। ठीक है, ये एंडोमेट्रायोसिस सीवियर डिस्मेनोरिया भी कॉज करता है। सीवियर डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया दैट इज द पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। ठीक है ना, ये एंडोमेट्रायोसिस इनफर्टिलिटी भी कॉज करता है। ठीक है, क्या भी कॉज करता है? इनफर्टिलिटी भी कॉज करता है। सो दिस एंडोमेट्रायोसिस कंडीशन इज वेरी हार्मफुल फॉर द नॉर्मल फर्टिलिटी। ओके, चलिए, तो यहाँ पे एंडोमेट्रायोसिस क्या रिस्क पैदा कर रहा है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। समझ आ गया ना एंडोमेट्रायोसिस का मतलब क्या है? इट इज द spreading of the endometrium outside the uterus, that is the endometriosis. So all these are the risk factors for the ectopic pregnancies. Clear? चलिए, next we come to the clinical features. अगर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो वो पेशेंट क्या क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट करेगा, क्या उसके साइन और सिम्टम होंगे? चलिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूबल प्रेगनेंसी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वही मोस्ट कॉमन है तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन तो मैंने अभी दिया था,
जब हमने लॉन्गेस्ट सर्वाइवल के बारे में बात की थी कि जब ये इम्प्लांट होगा तो इम्प्लांट होने के बाद ये क्या करेगा, ग्रो करेगा, इसका साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने के लिए उसको स्पेस चाहिए, प्रॉपर बेस चाहिए, और वही दोनों चीजें इस फैलोपियन ट्यूब में क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो ये चीज तो कंफर्म है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैन नॉट प्रोग्रेस ये नहीं कर सकती, इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट ही होना है। ठीक है, अब ये टर्मिनेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो ये प्रेगनेंसी अबॉर्ट होगी, यानी कि या तो अबॉर्शंस होंगे, या ये क्या कर देगा, रप्चर कर देगा। क्या कर देगा, ये रप्चर कर देगा। समझ आया? यानी कि जो इम्प्लांटेशन हुई है ब्लास्टोसिस्ट, वो या तो अबॉर्ट हो जाएगी, और अबॉर्ट हो जाएगा तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा क्योंकि वो डेड हो चुका है, और ग्रोथ रुक गया तो ट्यूब के अंदर जो वो एक्टोपिक बना है उस ट्यूब को ये बचा लेगा, यानी कि ट्यूब रप्चर नहीं होगी। लेकिन अगर ये अबॉर्ट नहीं हुआ और ये ग्रो करता चला गया तो फिर इसके पास जगह तो है नहीं फैलने के लिए, तो ये ट्यूब को क्या कर देगा, रप्चर कर देगा। तो दो इसके फ्यूचर्स हो सकते हैं, या तो ट्यूबल अबॉर्शंस होंगे या ट्यूबल रप्चर होगा। क्लियर है, समझ आ रहा है यहाँ पे? चलिए, ट्यूबल अबॉर्शंस जब होते हैं तो क्या होगा, अबॉर्शंस हमने अभी लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था। पहली चीज तो ये जो स्ट्रक्चर है ये डेड हो जाएगी, ठीक है, और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मोल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगी, ब्लीडिंग प्रेजेंट रहेगी, और चूंकि स्क्रैच होता है पेशेंट को तो साथ में क्या प्रेजेंट रहेगा, पेन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और अगर ये रप्चर होती है, अगर ये रप्चर होती है तो यही सिम्टम्स और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि खुद का कोई बॉडी स्ट्रक्चर जब रप्चर होगा तो पेन भी बहुत सीवियर होगा, ब्लीडिंग अमाउंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो द रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑलवेज कंसिडर्ड एज इमरजेंसी। ठीक है, हमेशा रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो क्या कंसीडर की जाती है, इमरजेंसी कंसीडर की जाती है। क्यों कंसीडर की जाती है उसको थोड़ा सा समझते हैं। रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसीज में हैवी ब्लीडिंग रहती है, ठीक है, हैवी ब्लीडिंग रहेगी, और ये जो फैलोपियन ट्यूब है जब ये रप्चर होगी तो ये जो ब्लड है वो यहीं पे कलेक्ट होगा, ये ब्लड यहीं पे कलेक्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑलवेज लीड्स टू हीमोपेरिटोनियम। क्या लीड करेगा ये, हीमोपेरिटोनियम, दैट इज द कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द पेरिटोनियम। समझ आ गया क्यों हीमोपेरिटोनियम बन रहा है, क्योंकि ये ट्यूब रप्चर हो चुकी है जिसकी वजह से बहुत एक्सेसिव ब्लड निकला है और ये वहीं पे क्या हो गया है, कलेक्ट हो गया है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉजिंग हीमोपेरिटोनियम। ठीक है, अब एक तो फैलोपियन ट्यूब रप्चर हुई है उसका पेन, दूसरा जो हीमोपेरिटोनियम बना है तो वो भी अपनी जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होगा उन पे प्रेशर क्रिएट करेगा, उसका पेन। पेशेंट इज हैविंग सीवियर एब्डोमिनल पेन, पेशेंट इज हैविंग सीवियर एब्डोमिनल पेन रहेगा। समझ आ गया? चलिए, अगर हैवी ब्लीडिंग है और हीमोपेरिटोनियम का फॉर्मेशन हो रहा है तो दिस पेशेंट मे गो इनटू शॉक ऑल्सो, दिस पेशेंट मे गो इनटू शॉक ऑल्सो। ठीक है, तो जब भी पेशेंट इस तरह का रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्लिनिक पे आता है तो इन प्रेजेंटेशंस के साथ आता है। पेशेंट मे बी इन द शॉक, पेशेंट इज विद हीमोपेरिटोनियम, पेशेंट इज विद सीवियर एब्डोमिनल पेन। ठीक है, अगर आपने उस पेशेंट से हिस्ट्री पूछी, दैट पेशेंट विल प्रोवाइड ए हिस्ट्री ऑफ अमीनोरिया, पेशेंट विल प्रोवाइड ए हिस्ट्री ऑफ अमीनोरिया। क्लियर? और ये अमीनोरिया कितने वीक का होगा,
अमीनोरिया कितने वीक का होगा? ज्यादातर कॉमन केसेस किसके हैं, कौन सी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के हैं? ट्यूबल में भी, एम्पुला में सर्वाइवल वीक्स कितने हैं? 8 to 12 वीक्स। तो इतने ही वीक का अमीनोरिया प्रेजेंट करेगी है ना, क्योंकि ट्यूब एम्पुलरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है 8th वीक पे रप्चर कर जाए, 9th वीक पे रप्चर कर जाए, 10th वीक पे रप्चर कर जाए। तो जो उसका सर्वाइवल एज है उसी एज का अमीनोरिया वो शो करेगी। समझ आया? अब यहाँ पे क्वेश्चंस में ये देखा जाता है कि ज्यादातर लैंग्वेज में अमीनोरिया ऑफ 8 वीक्स बताते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस की लैंग्वेज में जो है अभी तक ये देखा गया है कि वो क्या बताते हैं, अमीनोरिया ऑफ 8 weeks. A patient is coming to the clinic with the amenorrhea of 8 weeks, having the severe abdominal pain, and the patient is in shock. Patient is having the hypotension. What will be the possible diagnosis? ठीक है, तो जैसे ही हम अमीनोरिया वर्ड सुनते हैं, फर्स्ट चीज जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करती है कि पेशेंट में बी प्रेग्नेंट, पेशेंट में बी प्रेग्नेंट। ठीक है, अब प्रेगनेंसी है, पेशेंट को पता नहीं है, अमीनोरिया उसका एलएमपी पूछ करके हम कितने वीक का अमीनोरिया है वो पता लगाएंगे। ठीक है, और इस वीक के आसपास होता है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चल रहा होगा, तो या तो अबॉर्शंस हैं या एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हैं। लेकिन सीवियर एब्डोमिनल पेन और शॉक में अगर आया है तो अबॉर्शंस में ये कंडीशन देखी थी कि हमने नहीं की। हमारे दिमाग में फर्स्ट चीज जो क्लिक करनी चाहिए दैट विल बी द रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कंसीडरिंग दिस रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी एज एन ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी। समझ आया? तो दिस इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पेशेंट ऑफ रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, अब दो साइन और हम यहाँ पे याद रखेंगे। पहला जो साइन है दैट इज रिलेटेड टू हीमोपेरिटोनियम। किसी को याद है, किसी दिमाग में आया? देयर इज समथिंग रेडनेस अराउंड द अम्बिलिकस, क्यूलेंस साइन। ठीक है, क्यूलेंस साइन, इट इज द रेडनेस अराउंड द अम्बिलिकस। ठीक है ना, देखो इनिशियल प्रेगनेंसी में वो पेल्विक ऑर्गन रहेगा एब्डोमेन, ये चीज क्लियर है, आप सबने पता है। 8th वीक तक एब्डोमिनल कैसा रहता है? पेल्विक ऑर्गन रहता है। एब्डोमिनल कैविटी में कब आता है? 12 वीक के बाद आता है। ठीक है, और वहीं पे वो क्या हो गया है? रप्चर हो गया है। तो हीमोपेरिटोनियम भी बिलो द अम्बिलिकस ही बनेगा, और वहीं पे उसके आसपास ही वहां पे रेडनेस देखने को मिलती है। सो दिस साइन इज द क्यूलेंस साइन। सेकेंड, ये इसका जो सीवियर एब्डोमिनल पेन है, दिस पेन मे बी रेफर्ड टू शोल्डर्स, दिस पेन may be referred towards shoulders if this patient, this clinical features के साथ पेशेंट अगर सीवियर एब्डोमिनल पेन है और वो शोल्डर की तरफ रेफर बता रहा है पेन, तो फिर वो साइन जो है वो कहलाता है डैनफोर्थ साइन। डैनफोर्थ साइन, ये दो साइन से याद रह जाएंगे। क्यूलेंस साइन, इट इज द रेडनेस around the umbilicus due to the formation of hemoperitoneum. Danforth sign, it is the radiated severe abdominal pain towards the shoulder. ठीक है, so this sign is the Danforth sign. This sign is the Danforth sign. Clear? चलिए, तो क्लिनिकल फीचर समझ में आ गए। चलो एक चीज और जो एग्जाम्स में कभी कभार आती है, दिस अमीनोरिया, फर्स्ट, सेकेंड हैवी ब्लीडिंग और यू कैन से शॉक, एंड थर्ड severe abdominal pain. This is the classical triad for the ruptured ectopic pregnancy. ठीक है, तो अब कहीं भी इसको नोट कर लो, ये तीन सिम्टम्स, एमिनोरिया है, पेन है और ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग है, शॉक है। दिस इज द क्लासिकल
triad for the ruptured ectopic pregnancy and heavy bleeding. Clear? Next point you will write down. Other symptoms are dysuria, frequency or retention of urine, frequency or retention of urine, rise of temperature, rise of temperature. Clear? So this is regarding the clinical features of the ectopic pregnancy. ठीक है, एक दो छोटी छोटी चीजें हैं, दो फ्यूचर्स हमने इसके पढ़े, एक तो या तो ट्यूबल अबॉर्शन होगी या ट्यूबल रप्चर होगी. ठीक है, तो ट्यूबल अबॉर्शन किस केस में मोस्ट कॉमन है और ट्यूबल रप्चर किस केस में मोस्ट कॉमन है. ठीक है, तो अबॉर्शंस आर सीन मोस्ट कॉमनली इन द ampullary ectopic pregnancies. Tubal abortions are seen most commonly in the ampullary ectopic pregnancies, while ruptured ectopic pregnancies most commonly seen in the isthmus ectopic pregnancies. समझ आई बात? यानी कि एम्पुलरी एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हैं तो उसमें ज्यादातर क्या देखा जाता है, ट्यूबल अबॉर्शंस देखे जाते हैं, और अगर स्थमस एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हैं तो उनमें ज्यादातर क्या देखा जाता है, ट्यूबल रप्चर्स देखे जाते हैं. ठीक है, चलिए एक प्रोसीजर होता है कल्डोसेंटेसिस.